Okay, a very good afternoon to all of you. I'm Prachi Tekriwal and I welcome you all to my YouTube channel. In today's class, we are going to learn about the group dynamics. And as you know, in our last class, we learned about the concept of the group. Also, we covered about the basic assumptions on which groups are formed. And we also learn about the types of the group. So today we will continue that class only and we are going to learn about the some important features of the informal groups and also we will learn about the theories and different terms which are related to the group dynamics. तो क्या करते हैं, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको इस चैनल को, जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट कि जो आगे आने वाले टॉपिक हैं वो आपसे मिस ना हो। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं उनके बारे में देखेंगे कि इनफॉर्मल ग्रुप्स की इम्पोर्टेंस क्या होती है। भाई फॉर्मल ग्रुप की इम्पोर्टेंस हमें पता है कि एक वेल स्ट्रक्चर तरीके से काम होता है, ठीक है। हम लोग ने पढ़ा था ना कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो फॉर्मल ग्रुप रहता है तो उससे क्या होता है, उसके वजह से काम आपका स्मूथली होता है। ओके, वहाँ पे आपका जो है फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन एक वेल स्ट्रक्चर्ड वे में होता है। लेकिन जब इनफॉर्मल ग्रुप की बात करते हैं, भाई इनफॉर्मल ग्रुप तो अपने आप बनता है, उसमें इंपॉर्टेंस क्या हुई उसकी, ठीक है। तो हम लोग आज इस चीज को कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। It serves as a very useful channel of communication in the organization as it is very fast. Okay, तो जैसे देखोगे कि जब फॉर्मल हम लोग ग्रुप की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बहुत स्लो प्रोसेस होता है कहीं ना कहीं, बिकॉज वो हमेशा जो कम्युनिकेशन होगा वो हायरार्की में ही फ्लो होगा। जो पहले सीनियर्स होते हैं उनके पास कोई बात जाती है, फिर उसके नीचे लेवल पे आते हैं, फिर उसके नीचे लेवल पे आता है। इसी तरह से जब ऊपर नीचे से ऊपर फ्लो करते हैं कम्युनिकेशन तो क्या होता है, पहले जूनियर को पता चलेगा, फिर उससे सीनियर को पता चलेगा और इसी तरह से धीरे धीरे वो बढ़ेगा। लेकिन जब इनफॉर्मल ग्रुप की बात होती है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक लोगों का कलेक्शन होता है, ठीक है। वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, टुगेदरनेस होती है जिसकी वजह से एक दूसरे के पास बात जो है वो जल्दी जल्दी फैलती है। फिर क्या होता है, इट ब्लेंड्स विद द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन टू मेक इट मोर इफेक्टिव, ठीक है। अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वहाँ पे थोड़ा सा इनफॉर्मल ग्रुप क्रिएट हो जाए, जैसे कि हम लोग जिनके साथ काम करते हैं उसमें कुछ हम लोगों की कुछ क्या होता है, थोड़े फ्रेंडली बन जाते हैं और इसकी वजह से क्या होता है, उनके साथ काम करना हमारे लिए ज़्यादा ईजी होता है। आपने देखा होगा ना कि जब हम लोग किसी ऑफिस में रहते हैं तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसपे हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हमारा फेवरेट पर्सन है, ठीक है, जिसके साथ हम लोगों का एक ग्रुप का फॉर्मेशन हो रखा है, हम लोग उसी के साथ काम करने की कोशिश करते हैं। ओके, फिर the informal leader lightens the burden of the formal manager and tries to fill in the gap in the manager's abilities, ठीक है। इनफॉर्मल लीडर जो होता है, ठीक है, यानी कि मान लीजिए 4-5 ग्रुप है जो अपने आप बन गया, 4-5 लोगों का ग्रुप है, उसमें उन लोगों का जो लीडर बन जाता है बाय डिफॉल्ट, उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं वो फॉर्मल मैनेजर के साथ मिल करके जो है कम्युनिकेशन को ज़्यादा स्मूथली कर देगा, लोगों के बीच में इंट्रैक्शन रख पाएगा और इसकी वजह से मैनेजर का काम थोड़ा बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। जैसे कि यही हम लोगों को कोई काम मैनेजर बोले, सपोज कीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको जो एम्प्लॉयज होंगे वो उसको रेजिस्ट कर सकते हैं। लेकिन यही जब बात इनफॉर्मल मैनेजर बोलता है, इनफॉर्मल तरीके से आपको समझाता है, तो हम लोग कहीं ना कहीं उस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके वजह से जो है ये काम मैनेजर के काम को क्या करता है, थोड़ा स्मूथ बना देता है और इजी बना देता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन गिव्स साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन टू द मेंबर्स, दे गेट अ प्लेटफॉर्म टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। ओके, तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं काम के बोझ के तले जो एम्प्लॉयज है वो दब जाता है, ठीक है, उसके ऊपर इतना प्रेशर रहता है, काम का स्ट्रेस रहता है। लेकिन अगर हमें वहाँ पे एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, एक अच्छा ग्रुप मिल जाता है, ठीक है, थोड़ा फ्रेंडली ग्रुप मिल जाता है, तो उसकी वजह से हम लोगों का जो स्ट्रेस होता है ना वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है और हम लोग अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा बेटर तरीके से उनको बता सकते हैं। क्योंकि अगर काम के साथ थोड़ी हल्की फुल्की फीलिंग्स मिल जाती है, सपोज कीजिए कि अगर आपका कोई सीनियर है, आप लोगों का एक अच्छा ग्रुप बन चुका है, तो वो अगर आपके दुख को, आपके प्रॉब्लम को समझ जाता है तो आपको क्या होगा, आपको कोई दिक्कत पड़ती है तो इजीली तब भी आपको छुट्टी दे सकता है। इसी तरह से जब उसको कोई इमरजेंसी होगी और आपके बीच में एक जो है इनफॉर्मल रिलेशन भी रहेगा छोटा मोटा, तो इसकी वजह से आप भी उसको जब जरूरत होगी तो आप उसकी हेल्प कर सकते हो। अगर वो कहेगा चलो भाई तुम आज 1 घंटे ज़्यादा
रुक जाओ, तो आप क्या करोगे कि आपके इसी टर्म के बेसिस पे आप क्या करोगे, आप उसके लिए ज़्यादा रुक जाओगे और आप एक दूसरे की प्रॉब्लम को, अपनी एक दूसरे की चीज़ों को समझोगे, ठीक है। The presence of informal organization encourages the manager to plan and act carefully. Thus, informal organization supports and supplements the formal organization. ठीक है, क्या होता है यहाँ पे जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर रहा है, वो मैनेजर को इनकरेज कर रहा है, ठीक है, ताकि वो प्लान कर सके और उस अकॉर्डिंगली जो है क्या कर सके, उस अकॉर्डिंगली जो है एक्ट कर सके। और कहीं ना कहीं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक सपोर्ट सिस्टम का काम करता है, उसको हेल्प करता है सो दैट कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली वर्क कर पाए। जैसे हम लोग ने अभी पढ़ा कि मैनेजर बाई इनफॉर्मल मैनेजर के साथ मिलकर थोड़ा सा काम को और हल्का बना सकता है, इजी तरीके से कम्युनिकेट कर सकता है, चीजों को दूसरे एम्प्लॉयज तक पहुंचा सकता है। ओके, अब देखिए, अब तो ये इम्पोर्टेंस की बात हो गई इनफॉर्मल ग्रुप की, लेकिन हर चीज अपने ड्रॉबैक्स के साथ आती है। तो इनफॉर्मल ग्रुप के डाई फंक्शंस क्या क्या है, ठीक है, उसके साथ प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ आती है। अब आप देखोगे जहाँ पे बहुत ज्यादा बातें होने लग जाए तो वहाँ पे र्यूमर्स फैलना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम आती है आपकी इनफॉर्मल ग्रुप में। इट मे जनरेट र्यूमर्स, इट मे जनरेट फियर ऑफ इनएक्यूरेट, इनकम्प्लीट, डिस्टॉर्टेड एंड इंफॉर्मेशन। ओके, ये क्या कर सकता है, र्यूमर फैला सकता है, हो सकता है कुछ बातें ऐसी फैल जाए जो इनएक्यूरेट है, इनकम्प्लीट हो, ठीक है, जिनके साथ डिस्टॉर्टेड हो, यानी जिनके साथ कोई छेड़छाड़ कर दी जाए बातों को, इस तरह की बातें क्या कर सकती है, फैल सकती है। अब जैसे सपोज कीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा कि भाई वो जॉब कट्स करेंगे, और जॉब कट उनको करेंगे, उन लोगों के लिए करेंगे जो कि 1 साल के अंदर आए हैं और अभी इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, ठीक है, सपोज कीजिए उन्होंने किया। अब किसी एम्प्लॉय ने बात सुनी कि जॉब कट करना है, अब उसने बस उसी बेसिस पे क्या किया, र्यूमर फैला दिया। तो यहाँ पे जो पहले के एम्प्लॉय से काम कर रहे हैं और जो अच्छा काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी एक डर आ जाएगा। आधी अधूरी बात की वजह से ये चीज हुआ ना, और र्यूमर्स, ऑफिस गॉसिप्स बहुत ज्यादा होने लग जाते हैं, हम सभी लोगों ने देखा है। तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम क्या कौन करते हैं, इनफॉर्मल ग्रुप्स में ये सारे प्रॉब्लम्स आपके सामने आते हैं। फिर बात करते हैं, दे मे क्रिएट रोल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स। अब क्या होता है कि सपोज कीजिए कि फॉर्मल, मान लीजिए आप सीनियर हो, ठीक है, आप फॉर्मल तरीके से आप देखो तो आपको क्या करना है, आपको अपने एम्प्लॉयज को डांटना है कि भाई तुम लेट आते हो, ठीक है, तुम जो है क्या करते हो, तुम ये बात नहीं सुनते, तुम ये सारी चीजें नहीं करते। तो एज फॉर्मल लीडर आप क्या कर सकते हो, आप उसको मना कर सकते हो, डांट सकते हो। लेकिन अगर यही आप लोगों का इनफॉर्मल ग्रुप रहे तो क्या होगा, अभी आप सपोज कीजिए कि आप लोग, सर अच्छा मैम ये प्रॉब्लम थी, घर में ये दिक्कत हो गई थी, वो दिक्कत हो गई थी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके सामने एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया कि आप इनफॉर्मल मैनेजर की तरह बिहेव करो या फॉर्मल मैनेजर की तरह बिहेव करो। यानी आप उसके दुख दर्द को पहले समझो इनफॉर्मली बिहेव करके, या पहले अपने ऑफिस का आप काम देखो, तो आप क्या करो, फॉर्मली बिहेव करके उसको उस बात के लिए डांटो या समझाओ। तो आपके सामने क्या हुआ, एक रोल कॉन्फ्लिक्ट आ गया। तो कहीं ना इनफॉर्मल ग्रुप्स क्रिएट होने की वजह से ये एक प्रॉब्लम आपके सामने फिर से आती है। फिर आता है, इनफॉर्मल लीडर बिकम पावरफुल विदाउट एनी हायरार्कियल अथॉरिटी एंड सीक डोमिनेंस प्रिवेल अपॉन द मैनेजमेंट। अब देखिए, जो इनफॉर्मल लीडर होते हैं, जो ग्रुप से अपने आप बनते हैं, वो कहीं ना कहीं बिना हायरार्की के क्या होता है, उनके अंदर एक पावर आ जाती है। जैसे हम लोग, जैसे अभी ट्रेड यूनियन का जो चलता था, तो उसमें पहले क्या होता था, ट्रेड यूनियन जब नहीं था तो कहीं ना कहीं कोई उन लोगों का एक ग्रुप होता था वर्कर्स का, तो कोई एक बंदा होता था जिसकी बातें सब सुनते थे, ठीक है, जिसको सब सपोर्ट ज्यादा करते थे, और उसी के बातों में आके कहीं ना कहीं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जो है अगेंस्ट चले जाते हैं मैनेजमेंट के। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है इनफॉर्मल ग्रुप का कोई अगर लीडर बन जा रहा है तो बिना हायरार्कियल अथॉरिटी के, मतलब वो भी वर्कर ही है, लेकिन क्या कर रहा है, वर्कर होने के बावजूद भी बाकी लोगों के सपोर्ट के कारण वो अपनी मनचाही हरकतें कर रहा है, ठीक है। वह यहाँ पे जैसे हम लोग ने एग्जाम्पल लिया, वर्कर्स जो है अगर उन्होंने किसी एक बंदे को अपना लीडर चूज कर लिया, तो क्या करेंगे, भाई हमने जो सपोर्ट है, अगर मेरी बात सम्मान करके स्ट्राइक पे जा सकते हैं, ये चीजें कर सकते हैं, तो आपको मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। तो वो अपना डोमिनेंस डालता है मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है, उसको डोमिनेट करने की कोशिश करता है, जबरदस्ती अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है,
ठीक है। इनफॉर्मल लीडर्स में टेंड टू अंडरमाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, वैल्यू, गोल्स एंड इट्स एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इनफॉर्मल लीडर क्या कर सकता है, अब भाई उसके अंदर एक उसको बिना ही कुछ किए उसको एक पावर मिल रही है, तो क्या होगा, वो हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को सीरियसली ना ले, उसके लिए सीनियर जूनियर्स का मैटर ना करे, वो वैल्यूज गोल्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट है उसके लिए मैटर ना करे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसको बिना मांगे या बिना किसी अथॉरिटी की एक अथॉरिटी दे दी गई है ना, तो एक पावर मिल गई है। जहाँ पावर की बात आती है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जाहिर सी बात है एटीट्यूड आता है, घमंड आता है। तो ये चीजें क्या करती है, इनफॉर्मल लीडर को वैल्यू गोल्स और ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट के अगेंस्ट कर देती है। ओके, तो ये सारे थे लिमिटेशंस आपके इनफॉर्मल ग्रुप के। ओके, चलिए अब देखते हैं कि ग्रुप फॉर्मेशन क्यों हो रहा है। ठीक है, ग्रुप फॉर्मेशन कैसे होता है, एक्चुअली में क्या चीजें हैं जो उसको ड्राइव करती है, यानी कहाँ से उसका फॉर्मेशन का मोटिव आता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ड्राइव फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन की खुद की ऐसी नीड होती है जिसके वजह से वहाँ पे ग्रुप फॉर्मेशन होता है। जैसे सपोज कीजिए कि क्वालिटी सर्कल है, तो क्वालिटी कंट्रोल सर्कल भी क्या है, वो भी एक ग्रुप है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में बना है। क्योंकि वहाँ पे क्या मोटिव है, वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव है कि चीजों को सुधारना है। ठीक है, उसमें क्वालिटी लानी है, लोगों की लाइफ स्टाइल में क्वालिटी लानी है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की नीड की वजह से ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ। इसी तरह से पर्सनल इंटरेस्ट के कारण भी हो सकता है हम लोगों की खुद की कोई जरूरत हो जिसके वजह से हम लोग एक पर्टिकुलर ग्रुप फॉर्म करते हैं। ठीक है, अपना खुद का पर्सनल इंटरेस्ट आपका हो सकता है, जैसे कि आपको रिकॉग्निशन चाहिए। अभी जो लेबर्स होते हैं, वेलफेयर जो लेबर्स होते हैं, जो ट्रेड यूनियंस एक्चुअली में ज्वाइन करते हैं, क्या होता है वहाँ पे कहीं ना कहीं उनका पर्सनल इंटरेस्ट होता है कि मुझे भी वो केयर मिले, मेरे को भी उतना पावर मिले। तो ये जो सारी चीजें इसकी वजह से वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने इंटरेस्ट के लिए एक यूनियन को ज्वाइन कर रहे हैं। फिर ड्राइव फ्रॉम द इंटरपर्सनल अट्रैक्शन, लोग क्या करते हैं, कभी कभी क्या होता है, सपोज कीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पे किसी से हम लोग की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, हम लोग से उसकी बातचीत अच्छी होती है, हम लोग बहुत ज़्यादा साथ में समय गुजारते हैं, अपोजिट जेंडर के प्रति भी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसकी वजह से क्या होता है, ये हमारा यहाँ पे एक ग्रुप फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन जैसे कि हम लोग स्कूल कॉलेज में होते हैं तो क्या होता है, कुछ लोगों से ही हम लोग की बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है ना, तो उसका रीज़न क्या होता है, हम लोग उससे बात करते हैं, जब चीज़ें शेयर करते हैं, तो यहाँ पे इंटरपर्सनल अट्रैक्शन के कारण यहाँ पे एक ग्रुप फॉर्मेशन होता है। फिर ड्राइव फ्रॉम द कॉमन इंटरेस्ट, कई बार कॉमन इंटरेस्ट के वजह से भी जो है ग्रुप फॉर्मेशन होता है। जैसे सपोज कीजिए कि मुझे डांस पसंद है, मैंने कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, वहाँ पे कोई और ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिनको डांस पसंद है, तो हम लोग ने मिलकर डिसाइड किया कि भाई ठीक है, हम लोग जो है डांस क्लास जो है ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे भी एक कॉमन इंटरेस्ट के कारण एक ग्रुप फॉर्मेशन हो गया। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे आ रही हूँ, मुझे HR ह्यूमन रिसोर्स पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप लोगों को भी ह्यूमन जो है रिसोर्स पढ़ना है, HRM पढ़ना है, तो आप लोग क्या कर रहे हो, हम लोग यहाँ पे एक ग्रुप फॉर्मेशन ही हम लोगों का हो रहा है ना, एक कॉमन इंटरेस्ट के कारण। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये एक रीजन बन गया जिसकी वजह से ग्रुप फॉर्मेशन होता है। फिर ड्राइव फ्रॉम द लार्जर इश्यूज ऑफ अ ग्रुप। ठीक है, कभी कभी जो है कुछ इश्यूज के कारण भी क्या होता है, ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं, अभी जैसे हम लोग क्वालिटी कंट्रोल का हम लोग एग्जांपल ले रहे थे, तो वहाँ पे कुछ इश्यूज के कारण हुआ, साथ ही साथ जैसे अभी लेबर वेलफेयर की बात करते हैं। ठीक है, या जब कोई इश्यू होता है, जैसे किसी एम्प्लॉय को प्रॉब्लम हो गई, तो हमने क्या किया, उसके सपोर्ट को देने के लिए, उसको सपोर्ट देने के लिए ग्रुप फॉर्म कर लिया। भाई आपने मैनेजमेंट को प्रेशराइज करना शुरू किया, भाई आपने उसके साथ गलत किया, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक इश्यू के कारण यहाँ पे हम लोगों का ग्रुप फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, जैसे आपके बंद होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक इश्यू के कारण वहाँ पे लोग एक ग्रुप बना लेते हैं और किसी चीज के अगेंस्ट में जाते हैं या फेवर में जाते हैं। फिर ड्राइव फ्रॉम द इनर इंस्टिंक्ट्स, कई बार क्या होता है, हम लोगों की खुद की इनर इंस्टिंक्ट्स के कारण, जैसे कि सपोज कीजिए कि मुझे अगर ये चाहती हूँ मैं कि मैं किसी को हेल्प करूँ, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने जो है और लोगों को जो है ढूंढा, और कुछ ऐसे लोग मुझे मिले जिनके इनर इंस्टिंक्ट्स भी सेम चीजें कहती हैं। ठीक है, कि हाँ चलो ठीक है, हमें किसी को हेल्प देना चाहिए, हमें किसी बच्चे को फ्री में पढ़ाना चाहिए, हमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए काम करना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे इनर इंस्टिंक्ट के कारण एक दूसरे से जुड़े और लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, एक NGO अगर हम लोग बात करें तो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। फिर इसी तरह से ड्राइव फ्रॉम द हिडन बेनिफिट,
कई बार होता है हम लोग कुछ ग्रुप से इसीलिए जुड़ते हैं क्योंकि वहाँ पे हमें खुद के जो है बेनिफिट की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे कि सपोज कीजिए कि हम लोगों को क्या है कि हम लोगों को जो है कुछ नॉलेज गेन करनी है, तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ों को सर्च किया, आसपास क्लासेस सर्च की और हम लोग ने वहाँ पे क्या किया, हम लोग ने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया। लेकिन हर बार आप देखो कि कई बार होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब कहीं कोई चीज़ ज्वाइन करते हैं तो हम लोग उसमें बेस्ट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं नॉलेज आपको एक जगह मिल रही है, दूसरी जगह मिल रही है। इसी तरह से अगर फ्रेंडशिप की बात कर रहे हैं तो वो एक जगह मिल रही है, दूसरी जगह भी मिल रही है। लेकिन फ्रेंडशिप के लिए क्यों लोग ऐसे बहुत हाई स्टार और हाई फाई टाइप के ग्रुप्स को ढूंढते हैं कि भाई ठीक है, मेरे ग्रुप में तो एक बहुत कूल ड्यूड टाइप का होना चाहिए। ठीक है, लड़कियां बहुत मतलब लाइक एडवांस होनी चाहिए, मॉडल जैसी दिखनी चाहिए। तो इतना सारी चीज़ें क्यों हम लोग सोचते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग को लगता है कि अगर हम लोग ऐसे ग्रुप से जुड़े रहेंगे तो हम लोगों का खुद का भी एक नेम फेम होगा। तो यहाँ पे हिडन बेनिफिट्स के कारण भी किसी पर्टिकुलर ग्रुप से जुड़ा जाता है। तो ये आपका रीजंस हैं जिनकी वजह से ग्रुप फॉर्मेशन और उसका डेवलपमेंट बेसिकली होता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करते हैं थ्योरीज की। ग्रुप फॉर्मेशन की कौन कौन सी ऐसी थ्योरीज हैं जो दी गई है ग्रुप फॉर्मेशन से रिलेटेड। तो इसमें आता है आपका सबसे पहले प्रोपेगेंटी थ्योरी। ठीक है, इसमें क्या बोला गया था प्रोपेगेंटी थ्योरी में, इंडिविजुअल्स एफिलिएट विथ वन अनदर बिकॉज ऑफ स्पेटियल और जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी। ओके, आपने देखा होगा कि हम लोग कई बार ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं, क्या होता है कि हमारे साथ सपोज कीजिए कि कोई कॉलीग है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर एरिया से आ रहा है। जैसे कि सपोज कीजिए कि मेरा जो है ऑफिस है, मेरा ऑफिस अंधेरी में है और मेरे साथ कोई ऐसा बंदा काम कर रहा है जो इधर मलाड साइड से या बांद्रा साइड से आ रहा है। ठीक है, और मैं भी उधर ही एरिया में रहती हूँ, तो फिर मैं क्या करूँगी कि मैं उसके साथ आऊँगी जाऊँगी। ठीक है, हम लोगों का एक फॉर्मेशन, एक ग्रुप फॉर्मेशन हो जाएगा कि हम लोग एक पर्टिकुलर एरिया से आ रहे हैं तो हम लोग साथ में जाएंगे। ठीक है, आएंगे जाएंगे। तो ये आपका प्रोपेगेंटी थ्योरी कहता है कि अगर कोई बंदे एक साथ रहते हैं किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में तो उसके उनके आपस में ग्रुप बनने की संभावना क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसी तरह से ह्यूमन्स थ्योरी थी। ह्यूमन्स थ्योरी कौन दिया था, ह्यूमन्स थ्योरी देखिए यहाँ पे आपका फिर एक नाम आ गया, क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम के लिए, जॉर्ज सी ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन्स थ्योरी है, जॉर्ज सी ह्यूमन ने दिया था। इन्होंने कहा मोर द इंट्रैक्शन एंड मोर द इमोशंस एंड देयरफॉर मोर द प्रोबेबिलिटी टू बी इन ग्रुप। तो यहाँ इनके हिसाब से क्या था कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी ग्रुप में अपने इमोशंस और अपनी जो है क्या करते हैं, इंट्रैक्शंस के कारण जो है वो जुड़ते हैं, जिनसे हम लोगों का इमोशन ज़्यादा जुड़ा होता है। ठीक है, सपोज कीजिए जैसे फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, तो इनसे हम लोगों का जिनसे इमोशन ज़्यादा जुड़ा होता है, वहाँ इंट्रैक्शन ज़्यादा होता है, वहाँ पे हम लोगों के ग्रुप बनने की चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। इसी तरह से हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, अगर वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं उनसे अगर हम लोगों का इमोशनल अटैचमेंट जिनसे होता है, उन्हीं के साथ हम लोगों के ग्रुप बनने की संभावना क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, वहाँ होने की जो है मतलब पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। फिर बैलेंस थ्योरी की बात करते हैं, तो आप बैलेंस थ्योरी किसने दी थी, यहाँ पे थियोडर ने दी थी, न्यूकॉम ने। इन्होंने क्या कहा, पर्सन्स आर अट्रैक्टेड टू वन अनदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर एटीट्यूड्स टुवर्ड्स कॉमनली रिलेवेंट ऑब्जेक्ट्स एंड गोल्स। ठीक है, लोग क्या करते हैं, वो एक दूसरे, इनके हिसाब से जो लोग हैं वो ग्रुप क्यों फॉर्म करते हैं, अगर उनका एटीट्यूड जो है किसी ऑब्जेक्टिव को लेकर के या किसी गोल को लेकर के एक जैसा हो। सपोज कीजिए कि मेरा इंटरेस्ट जो है वो शेयर मार्केट में है, अगर मैं ऐसी जगह पे काम कर रही हूँ तो मुझे उसी से रिलेटेड कोई अपना बिजनेस शुरू करना है, और मैं किसी अभी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ, मुझे कोई ऐसा एम्प्लॉय मिलता है जिसको भी शेयर मार्केट में ही कोई काम शुरू करना है, उसको क्या है, उसको भी उस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो कहीं ना कहीं हम दोनों एटीट्यूड इस चीज़ के लिए सेम है। इसी तरह से अभी सपोज कीजिए कि मैं हूँ, अगर ये मुझे ये आया कि चलो ठीक है मुझे हीरोइन बनना है, और मेरा कोई फ्रेंड है जिसको मतलब जो कोई जैसे जानने वाला बंदा मुझे मिलता है उसको भी एक्टर एक्ट्रेस का काम करना है, तो क्या हो, उनके साथ हम लोगों का ग्रुप बनने की जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पे यानी कि आपका कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव जो है लाइफ का, गोल्स जो है, ठीक है, कि उसके प्रति जो एटीट्यूड है वो हम लोगों का सेम है। ठीक है, और ह्यूमन्स थ्योरी के हिसाब से क्या है,
वहाँ पे ज़्यादा जिनसे इंट्रैक्शन ज़्यादा होता है, जिनसे इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा होता है, उनसे हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप फॉर्मेशन ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। और प्रोपेगेटिव थ्योरी में क्या है कि वहाँ पे क्या होगा कि जितना ज़्यादा जियोग्राफिकल एरिया में हम लोगों का क्लोज होगा, उतना ज़्यादा हम लोगों की फ्रेंडशिप और एक ग्रुप फॉर्मेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। फिर एक्सचेंज थ्योरी की बात करते हैं, तो ये थाइबर्ट और केली ने दी थी। इनके हिसाब से क्या था, द आउटकम ऑफ रिलेशनशिप मस्ट बी रिवॉर्डिंग और एफिलेटिंग अमंग द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। अब इनके हिसाब से क्या था, थाइबर्ट और केली के हिसाब से कि कोई भी जो है बंदा वो क्या करता है, वो किसी ग्रुप को क्यों ज्वाइन करता है, बिकॉज उसको एक चाह होती है कि अगर वो ग्रुप ज्वाइन कर रहा है तो बदले में उसको किसी तरीके का रिवॉर्ड और एफिलिएशन मिलेगा। ठीक है, जिसके कारण जैसे कि हम लोग कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहे हैं, इसके साथ हम लोग यूनियंस ज्वाइन करते हैं, तो ये सब आपके परफेक्ट एग्जांपल है ग्रुप फॉर्मेशन के एक्सचेंज थ्योरी के अंदर। एक्सचेंज के वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे हम लोग बदले में कोई चीजें चाह रहे हैं। तो आपकी ये जो है 4 थ्योरी है, प्रोपेगेटिव थ्योरी है, ह्यूमस थ्योरी है, बैलेंस थ्योरी है और साथ ही साथ एक्सचेंज थ्योरी है। आप इन तीनों के जो है जॉयसी, ह्यूमन, थियोडर न्यूकॉम और थाइबर्ट एंड केली ने ये जिन्होंने ये सारी थ्योरीज दी है, इन सब के नाम आपको याद होने चाहिए, बिकॉज एग्जाम्स में आपके पूछने के चांसेस इनके ज़्यादा होते हैं। साथ ही साथ इनके मीनिंग याद होना चाहिए कि अगर मैथ्स या फॉलोइंग में या ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको अच्छी तरीके से अटेंड कर पाओ। अब हम लोग बात करते हैं ग्रुप डेवलपमेंट के फॉर्मेशन का। ठीक है, तो ग्रुप डेवलपमेंट में बेसिकली आपके जो है 5 स्टेजेस आते हैं। ठीक है, आपको ये 5 स्टेजेस हैं, बहुत इजी। अगर आप इनको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से समझोगे तो आपको उतने अच्छे से समझ में आएगा। अभी देखिए, आप ये वर्ड जो है ना, आप इसको कैच करने की कोशिश करना। द फर्स्ट वन इज फॉर्मिंग। ओके, यहाँ पे आपको क्या वर्ड मिल रहा है, फॉर्म हो रहा है। पहला स्टेज में क्या होता है, ग्रुप जो है फॉर्म होता है। यहाँ पे एक छोटी सी एग्रीमेंट होती है लोगों के बीच में, लेकिन उनका जो पर्पस है वो बहुत क्लियर नहीं होता। ठीक है, हम लोग की जो ग्रुप बन जाता है उसमें हम लोगों का पर्पस एकदम से स्टार्टिंग में नहीं क्लियर होता ना, बाद में हम लोग एक्चुअली में डिसाइड करते हैं कि हम लोग आगे क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे छोटी मोटी गाइडेंस और डायरेक्शंस होती हैं। लेकिन जब यहाँ पे ग्रुप फॉर्म हो गया, अब आप अक्सर देखे होंगे कि जब नया नया ग्रुप बनता है तो वहाँ पे थोड़े बहुत झगड़े होते ही हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग सपोज कीजिए कि हम लोग अपने कॉलेज में कोई फेस्टिवल कराने जा रहे हैं या कोई जो है इवेंट कराने जा रहे हैं, तो वहाँ पे जब ग्रुप बन तो जाता है तो थोड़ी बहुत चीज़ें पता होती है, हम लोग को एग्जैक्टली नहीं पता होता कि हमें किस डायरेक्शन में काम करना है। और वहाँ पे अक्सर हमारा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं कि भाई तुमने ये किया, तुमने ये काम नहीं किया, एक ब्लेम गेम टाइप का चलता रहता है। ठीक है, लेकिन फिर वो आपका क्या होता है, वही आपका पार्ट होता है स्टॉर्मिंग। ये वर्ड आपके स्टॉर्म से आ रहा है, जहाँ पे तूफान आता है, एक दूसरे से झगड़ा ही होता रहता है। यहाँ पे आपका होगा कॉन्फ्लिक्ट होगा। ठीक है, उसके साथ इंक्रीज क्लैरिटी और पर्पस। लेकिन यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका पर्पस आपको थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाता है, क्योंकि आपको पता रहता है कि आपको यहाँ पे क्या काम करना है। पावर को लेने के लिए स्ट्रगल होते रहते हैं, भाई ठीक है मैं लीडर बनूंगा, तुम लीडर बनोगे, मैं लीडर बनूंगा, तो ये सारी चीजों को लेकर अक्सर प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। फिर आपके आते हैं नॉर्मिंग। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो टर्म है नॉर्म्स आ रहे हैं। नॉर्म्स यानी कि किसी चीज को से बंधे हुए रूल्स और रेगुलेशंस। अब भाई यहाँ पे झगड़ा हो गया, फाइनली अब ये हुआ नहीं यार, अब एक काम करते हैं, रूल सेट कर देते हैं, उसको सब कोई फॉलो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, रूल्स में नॉर्म्स में क्या किया जाता है, एग्रीमेंट हो जाते हैं, कंसेंसस हो जाते हैं, रोल्स जो है वो क्लियर हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर हो जाती है कि भाई ठीक है तू ये देख मैं ये देखूंगी। ठीक है, फैसिलिटेशन होती है, जो चीजें हम लोग करनी है उसके बदले हम लोग को फैसिलिटीज मिल जाती हैं, सो दैट हम लोग अपने काम को आगे क्या करें, नेक्स्ट स्टेज में पहुंच जाएं, यानी कि उसको हम लोग क्या कर सके, परफॉर्म कर सके। ठीक है, परफॉर्मिंग होगी। यहाँ पे हमें पता होता है कि हमारा विजन और पर्पस क्या है, हमें पता होता है कि हमें गोल कैसे अचीव करना है, और हम यहाँ पे डेलीगेशन करते हैं, यानी कि अथॉरिटीज दे देते हैं कि अगर ठीक है तुम ये काम करना है तो तुम्हारे पास ये अथॉरिटी है। ठीक है, अब हम लोग का क्या हुआ, यहाँ पे काम खत्म हो गया, तो अब हम लोगों का टाइम आ गया एक दूसरे को बाय बोलने का, यानी एडजर्न करने का, चीजों को खत्म करने का। ठीक है, यहाँ पे टास्क कंप्लीशन हो गया। गुड फीलिंग अबाउट अचीवमेंट, अगर अचीवमेंट आप मिल गई है तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है, रिकॉग्निशन मिलती है कि भाई ठीक है आपका इवेंट पूरा हो गया, आपने ये चीजें काम जो है पूरा कर लिया। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो इजीली आपको ये समझ में आ गया होगा, आई होप सो, कि ग्रुप डेवलपमेंट में आपका सबसे पहले क्या होता है, ग्रुप फॉर्म हो जाता है। वहाँ पे जो है विजन्स आपके क्लियर नहीं होते, आपको बस छोटी मोटी एग्रीमेंट होती रहती है। ठीक है, फिर स्टॉर्मिंग होती है, ग्रुप फॉर्म हो गया लेकिन एक दूसरे से झगड़ा होता रहता है कि भाई कौन किसके पास पावर होगी,
और जो है लेकिन पर्पस हमें थोड़ा ज़्यादा क्लियर तरीके से पता होता है। फिर झगड़ा होने के बाद क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद क्या होता है, उसके बाद आपको जो है एक नॉर्म्स बना दिए जाते हैं, नॉर्मिंग का स्टेज आ जाता है जहाँ पे रूल्स रेगुलेशन सेट किए जाते हैं, वहाँ पे जो पावर अथॉरिटी दे दी जाती है, साथ में साथ फैसिलिटेशन हो जाता है। फिर ये सारी चीज़ें होने के बाद हम लोग काम करना शुरू करते हैं। परफॉर्मिंग का स्टेज हो गया जहाँ पे हमारे विजन और पर्पस क्लियर होते हैं, गोल अचीवमेंट हमें कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हमें पता होती हैं। फिर एडजर्निंग का भी स्टेज आता है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग अपना टास्क कंप्लीट करते हैं और फिर क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोगों को जो एक रिकॉग्निशन मिल जाती है, एक गुड फीलिंग आती है अपने काम को खत्म करने की। ठीक है, जर्निंग को हम लोग उसके बाद हम लोग टीम को क्या करते हैं, हमारा जो ग्रुप है उसको क्या करते हैं, हम लोग अलग कर देते हैं। ठीक है, खत्म कर देते हैं। तो ये आपका स्टेजेस हो गया ग्रुप का। तो आई होप कि आपको जो है ये सारी चीज़ें हैं जो हैं वो समझ में आ रही होंगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग मुझसे ये सारी क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ लोगे। तो उसके बाद फिर क्या करना है, उसके बाद आपको अगर ये वीडियो सेशन पसंद आया तो आपको जो है लाइक बटन क्या करना है, उसको हिट करना है और साथ ही साथ ये चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना है सो दैट कि और भी लोग इसका बेनिफिट उठा पाएँ। तो अभी इसमें आप कुछ और टॉपिक्स बाकी हैं जो कि हम लोग कवर करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गाइस थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।